वेलकम टू स्टडी हब। आज का जो हमारा टॉपिक है द रेवोल्यूशनरीज, यानी कि अब 1815 के बाद जब न्यू कंजर्वेटिव हमने पढ़ा उसके बाद रेवोल्यूशनरीज की हमें बात करनी है। कहते हैं कि कंजर्वेटिव रिजीम आफ्टर 1815 के बाद जो कंजर्वेटिव रिजीम जो था उसके बाद क्या होने लगा, जब न्यू कंजर्वेटिव यानी कि जब न्यू कंजर्वेटिविज्म वजूद में आ गया उसके बाद क्या होने लगा, ड्रोमनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड, जो भी लिबरल्स थे, लिबरल नेशनलिस्ट जो थे उनको क्या होना पड़ा, उनको अंडरग्राउंड होना पड़ा, क्योंकि अब फिर से कंजर्वेटिव फिर से पावर में आ गई और जो भी इंसान अब रेवोल्यूशन की बात करता है उसको क्या किया जाता है, उसको बंद किया जाता है। इसीलिए ये जो लिबरल नेशनलिस्ट थे आफ्टर 1815 जब न्यू कंजर्वेटिविज्म वजूद में आ गया उनको अंडरग्राउंड होना पड़ा, उनको खुफिया तौर पे यानी कि अंडरग्राउंड बैठना पड़ा। उसके बाद सीक्रेट सोसाइटी स्प्रैंग अप इन मनी यूरोपियन स्टेट्स टू ट्रेन रेवोल्यूशनरीज एंड स्प्रेड देयर आइडियाज। मगर इस दौर में क्या होने लगा, ये तो डंप हो गए, अब अंडरग्राउंड हो गए, लेकिन बहुत सारे मनी यूरोपियन स्टेट्स में अब क्या होने लगे, सीक्रेट सोसाइटीज वजूद में आ गई, सीक्रेट सोसाइटीज वजूद में आ गई, अब नई जमातें वजूद में आ गई। सीक्रेट सोसाइटी उन लोगों ने अपने अपने ऑर्गेनाइज ग्रुप्स बनाए जो अंडरग्राउंड काम करते थे, यानी कि वो छुप छुप के लोगों को ट्रेन करते थे क्या करने के लिए, रेवोल्यूशन के लिए, एंड स्प्रेड देयर आइडियाज। वो रेवोल्यूशनरीज को, वो लोगों को ट्रेन कर रहे थे। अब क्या करते हुए, और वो अपने आइडियाज को स्प्रेड कर रहे थे, वो अपने आइडियाज को बताते थे सीक्रेटली लोगों को, ताकि वो नए रेवोल्यूशनरीज को ट्रेन कर सके, ताकि नए रेवोल्यूशनरीज वजूद में आ जाएंगे। यहां तक समझ में आ गई बात कि रेवोल्यूशनरीज जो है, अब मैंने बताया कि 1815 के बाद जब न्यू कंजर्वेटिविज्म वजूद में आ गया उसके बाद ये जो रेवोल्यूशनरीज थे, लिबरल नेशनलिस्ट जो थे, उनको अंडरग्राउंड होना पड़ा। अंडरग्राउंड होकर उन लोगों ने क्या किया, बहुत सारे सीक्रेट सोसाइटीज वजूद में आ गई, बहुत सारे यूरोपियन स्टेट्स में, जिन लोगों ने ट्रेन किया रेवोल्यूशनरीज को और क्या क्या करने के लिए, टू एंड स्प्रेड देयर आइडियाज, और उसने उन लोगों ने अपने आइडियाज को स्प्रेड किया, दूसरे लोगों तक पहुंचाया अंडरग्राउंड होके भी। अब यहां पर रेवोल्यूशनरी हो, उस टाइम जब 1815 के बाद रेवोल्यूशनरी का मतलब होता क्या था, यानी कि वो क्या क्या किस इंसान को हम रेवोल्यूशनरी कहते थे, उनकी आइडियोलॉजी क्या थी। रेवोल्यूशनरी एट दैट टाइम, रेवोल्यूशनरी मेंट अ कमिटमेंट टू अपोज, याद रखना है यहां पे, कमिटमेंट टू अपोज monarchical forum that had been emerged after Vienna Congress। याद रखना, कमेंट्स में लिखना कि यहां पर एट दैट टाइम रेवोल्यूशनरी, जब 1850 के बाद रेवोल्यूशनरी का मतलब क्या था, रेवोल्यूशनरी का मतलब था कि कमिटमेंट टू अपोज द मोनार्कियल फॉरम, जो मोनार्कियल फॉरम जो कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815 के बाद फिर से वजूद में आई थी, उनका अपोज करना, उनका अपोज करना। दैट हैड बीन इमर्ज आफ्टर वियना कांग्रेस। वियना कांग्रेस कब हुई, 1815 के बाद, याद रखना 1815 में हुई ना वियना कांग्रेस, जहां पर उन लोगों ने फिर क्या किया, जब नेपोलियन ने हारा उसके बाद वियना कांग्रेस हो गया, फिर उन लोगों ने वहां पर एक नए सिरे से एक नया सिस्टम वहां पे स्टार्ट किया था। तो यहां पर अब ये जो वियना कांग्रेस में जो भी क्या हुआ था रेवोल्यूशन, इसके बाद वियना कांग्रेस के यानी कि 1815 के बाद जो भी मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वजूद में आ गई, यानी कि न्यू कंजर्वेटिज्म को अपोज करना, सिंपल अल्फाज में यही याद रखना। उस टाइम रेवोल्यूशनरी का मतलब यही था कि टू अपोज द न्यू मोनार्कियल सिस्टम, नए जो मोनार्कियल सिस्टम, न्यू कंजर्वेटिज्म जो है, जो वजूद में आ गया है, उसको अपोज करना। जो भी उनके खिलाफ था उसको रेवोल्यूशनरी कहा जाता था। याद रखना चाहिए, अब उस टाइम का एक जबरदस्त रेवोल्यूशनरी लीडर था जिसका नाम था गोसोपी मिज़ाइनी। ठीक है, तो इस लीडर के बारे में हमें पढ़ेंगे और उसकी आइडियोलॉजी क्या थी उसके बारे में भी पढ़ेंगे, अक्सर आता है एग्जाम्स में। अब ये जो गोसोपी मिज़ाइनी था, पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। यहां तक आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यहां पर यहां तक फिर से एक बार मैं कहूंगा कि ये जो कंजर्वेटिव रिजीम जो थी कब, 1815 के बाद, और उस टाइम क्या हुआ, जब वो फिर से वजूद में आ गए, उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने जो लिबरल नेशनलिस्ट जो थे उन लोगों को जेल भरना स्टार्ट किया, और इसकी वजह से क्या हुआ, ये जो लिबरल नेशनलिस्ट थे उनको अंडरग्राउंड होना पड़ा, उनको छुपना पड़ा।
उसके बाद उन लोगों ने बहुत सारी, उसके जब ऐसा हुआ तो मगर वो अंडरग्राउंड काम करते रहे, बहुत सारे सीक्रेट सोसाइटीज वजूद में आ गए, यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस वजूद में आ गए, नए ग्रुप्स वजूद में आ गए सीक्रेटली जो अंडरग्राउंड काम कर रहे थे। कहां पर? इन मनी यूरोपियन स्टेट्स, बहुत सारे यूरोपियन स्टेट्स में, ताकि वो उनका काम क्या था? टू ट्रेन द रेवोल्यूशनरीज। उनको काम था कि वो रेवोल्यूशनरीज को ट्रेन करते थे, क्या हमें करना क्या है, एंड स्प्रेड देयर आइडियाज। और वो फॉर एग्जांपल एक जगह पे जाते थे, वहां पर 5-10 बंदे जमा होते थे, उनको इंस्ट्रक्शंस देते थे कि आपको करना क्या है, वो फिर जाते थे दूसरों को बताते थे। यानी कि उस तरीके से वो जो रेवोल्यूशनरीज थे उनके आइडियाज को स्प्रेड कर रहे, आहिस्ता आहिस्ता स्प्रेड कर रहे थे। कहां पर? सीक्रेटली पूरे यूरोप में, ताकि रेवोल्यूशनरीज वजूद में आ जाए और हम अटैक कर सके किनको, और हम इसके खिलाफ और अटैक कर सके, रेवोल्यूशन, एक नया रेवोल्यूशन लाए। तो यही था मकसद। अब सर उस टाइम जो था रेवोल्यूशनरी का मतलब क्या था? याद रखना चाहिए उस टाइम का 1815 के बाद जो रेवोल्यूशनरी का सिर्फ मतलब था टू अपोज द मोनार्कियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। मोनार्कियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट यानी कि कंजर्वेटिज्म फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट जो वजूद में एक बार फिर से आई थी 1815 के बाद, वियना कांग्रेस के बाद, उसको अपोज करना, सिर्फ इतना ही, उनको खत्म करना, उनका अपोज करना। दैट वाज द आइडिया ऑफ द रेवोल्यूशनरी एट दैट टाइम। और अब उनमें से एक बहुत ही बड़ा लीडर जो था, जो रेवोल्यूशनरी लीडर था, जिसका नाम था गिउसेप्पे मैज़ेनी। कौन था ये गिउसेप्पे मैज़ेनी? ये जो इटालियन रेवोल्यूशनरी बॉर्न इन जिनोवा 1807। जिनोवा एक जगह है इटली में, 1807 में वो वहीं पे पैदा हुआ है गिउसेप्पे मैज़ेनी, एक रेवोल्यूशनरी लीडर, याद रखना, जबरदस्त रेवोल्यूशनरी लीडर। 1807 में पैदा हुआ, कहां पर? जिनोवा में, ठीक है। इन 1829 ही बिकेम अ मेंबर ऑफ कार्बोनेरी। व्हाट वाज कार्बोनेरी? 1829 में वो मेंबर बन गया कार्बोनेरी में। कार्बोनेरी वाज अ सीक्रेट सोसाइटी, एक सीक्रेट सोसाइटी थी। ये बनाई थी चारकोल, जो बनाते थे, चारकोल का काम करते थे, उन लोगों ने ही ये कार्बोनेरी बनाई थी। कार्बोनेरी उन लोगों ने, चारकोल ऑर्गेनाइजेशन हम कह सकते हैं, यानी कि ये उन लोगों ने बनाई थी जो चारकोल का काम करते थे, वो चारकोल काम के साथ वाबस्ता थे, और उन लोगों ने ही एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी जिसका नाम रखा था कार्बोनेरी, और ये इसी सोसाइटी का मेंबर बन गया 1829 में। उसके बाद वो एक यंग लीडर था, ही वाज सेंट एक्साइल, उसको जलाई वतन, अपने वतन से बाहर, इटली से बाहर किया गया। क्यों? इन 1831 में। उस टाइम उसकी जो एज थी 24 थी, फॉर अटेम्प्टिंग अ रेवोल्यूशन इन लिगोरिया। वहां पर लिगोरिया में वो उसने अटेम्प्ट किया था कि हम रेवोल्यूशन लाएंगे, और वहां के जो कंजर्वेटिव्स थे उन लोगों ने उसको एक्साइल किया, उन लोगों ने उसको अपने वतन से ही बाहर कर दिया 1831 में। उस टाइम उसकी 24 एज थी। एंड लिगोरिया, याद रखना, उस लिगोरिया में उसने अटेम्प्ट किया था रेवोल्यूशन का। लिगोरिया क्या थी? नॉर्थ वेस्ट इटली। ये नॉर्थ वेस्ट इटली में उसने अटेम्प्ट किया था किसका? रेवोल्यूशन का, जिसके लिए उसको एक्साइल किया गया था। और उसके बाद जब वो बाहर ही रहा, इटली के बाहर रहा, उसने अपने हिसाब से और 2 अंडरग्राउंड सोसाइटीज क्या किया? 2 सोसाइटीज फाउंड किए, यानी कि उसने अपने 2 सोसाइटीज बनाई, सीक्रेट सोसाइटीज बनाई। एक कहां था? एक का नाम था यंग इटली, एक सीक्रेट सोसाइटी का नाम था यंग इटली, जो किसने बनाई? गिउसेप्पे मैज़ेनी ने, जो व्हेन ही वाज पुट टू एक्साइल। एंड वो कहां पे बनाई? इन मर्सिलीज में बनाई। कब बनाई? 1831। और ये मर्सिलीज क्या थी? पार्ट ऑफ द साउदर्न फ्रांस एक मर्सिलीज साउदर्न फ्रांस का एक साउदर्न पार्ट है। वहां पर उसने 1831 में क्या किया? वहां पर उसने एक सीक्रेट सोसाइटी जिसका नाम रखा यंग इटली, उसको फाउंड किया। याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है अक्सर। यंग यूरोप दूसरी सीक्रेट सोसाइटी, उसको कहां पे उसने बनाया? बर्नी में बनाया 1834 में। कब? 1834। बर्नी क्या थी? कैपिटल सिटी ऑफ स्विट्जरलैंड। ये कैपिटल सिटी थी किसकी? स्विट्जरलैंड की उस टाइम। याद रखना, यंग इटली एंड यंग यूरोप
there were two secret societies founded by the Giuseppe Mazzini, and Young Italy was founded in 1831 and Young Europe was founded in 1834. It was founded in Marseilles. Marseilles is southern France, and it was founded in capital city of the Switzerland, that was the Bern. Hope you understand. Next जो हमारा टॉपिक होगा इंशाल्लाह आइडियोलॉजी ऑफ Giuseppe Mazzini. अब हम नेक्स्ट वीडियो में Giuseppe Mazzini की आइडियोलॉजी को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह. होप यू अंडरस्टैंड टुडेज टॉपिक. हैव अ नाइस डे.